हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमर्जिंग चैलेंजेस इन इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस में कुछ एमर्जिंग चैलेंजेस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। So the player in international business who are multinational companies are beset with many number of difficulties and roadblocks. These challenges have hampered international companies' business considerably. The following are the important challenges in international finance. तो जो बड़े बड़े इंटरनेशनल बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके पास एक सेट ऑफ डिफिकल्टीज है, रोड ब्लॉक्स है, जो वो उनके लिए चैलेंजेस है और वो हैम्पर करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज उनके बिजनेस को कंसिडरेबली। और कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है इंटरनेशनल फाइनेंस में, जैसे कि वेरिड इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो, जो इकोनॉमिक सिस्टम है अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत अलग है, जापान में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत अलग है, यूरोप में अलग है, एशिया में अलग है, कॉन्टिनेंटल वाइज अलग है, कंट्री वाइज अलग है, सबका जो इकोनॉमिक सिस्टम वो अलग है। So economic system refers to the kind of governance of a country. किसी गवर्नमेंट का गवर्नेंस जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम माना जाता है। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी रूल्स एंड आइडियोलॉजीज। तो यहाँ पे जब इकोनॉमिक सिस्टम हम बात करते हैं तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, लाइक कम्युनिज्म इकोनॉमी है, कंट्री कैसी है, कम्युनिज्म से रिलेटेड है, कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, सोशलिज्म या फिर मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करती है, उनके रूल्स एंड उनके आइडियोलॉजीज, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सिस्टम में आती है। द इंटरनेशनल कंपनीज हैव टू नेविगेट द कंट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिस्टम। American companies are looked with skepticism by Japan, European and Gulf countries and vice versa. The economic system issue is not possible to address, but multinational companies may harness further economic gains. तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है उनका जो इशू है वो सॉल्व करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप सभी कंट्री को नहीं कह सकते कि एक सिस्टम फॉलो करें। वो अपने हिसाब से अपने कंट्री के जो रूट्स है, कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, उनके हिसाब से वो अपना जो इकोनॉमी है सिस्टम चलाएंगे। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, कुछ कंट्रीज में टैरिफ एंड नॉन ट्रेड बैरियर्स है। टैरिफ बैरियर्स मतलब आपको वहाँ पे जैसे हम टोल में पैसे देते हैं, रोड में जब हम ट्रैवल करते हुए टोल नाके में पैसे देते हैं, जकात नाके में जब हम कोई ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो पैसा देते हैं, वैसे इंटरनेशनल लेवल में ये जो टैरिफ है वो हमें देना पड़ता है। द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज डिपेंडेंट ऑन फ्री ट्रेड पॉलिसी। Many countries distorted the free trade among themselves, and this trade restriction is called trade barrier. The opposition of free trade is trade barrier. These barriers are of two kinds, tariff and non-tariff. Right? तो ये जो फ्री ट्रेड है वो एक ट्रेड बैरियर है, और सॉरी ऑपोजिशन ऑफ जो फ्री ट्रेड है दैट इज ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर दो तरीके से होता है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। अगर आप पैसे चार्ज करते हो तो टैरिफ, पैसे के अलावा अगर आप कोई नॉन मॉनेटरी कंडीशंस रखते हो तो नॉन टैरिफ। By imposing a high tariff, a kind of duty or custom imposed on imports or exports. Tariff मतलब customs or imposed and on import and export. Custom duty लगाते हैं, rates or foreign trade is scuttled. Other reason to restrain the imports are rejecting the goods for the reason of environmental safety, health hazards, labor standards, subsidy and so on. This is called protectionism or non-tariff barriers. तो अगर आप टैरिफ ले रहे हो तो कस्टम्स जो है इम्पोज करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट पे वो आपको चार्ज करेंगे। एंड देन अदर रीज़न, नॉन टैरिफ में आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, एनवायरमेंटल सेफ्टी है क्या, हेल्थ से रिलेटेड गुड है क्या, लेबर के कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, सब्सिडरी है क्या उसमें, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म और नॉन टैरिफ बैरियर। World Trade Organizations provide a more powerful organization with 159 member countries, its member at the end of 31st March 2014 to solve dispute over trade among the member countries. So WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 159 मेंबर्स की जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उन्होंने 2014 में एक डिस्प्यूट जो है सॉल्व किया, और उन्होंने अपने कंट्रीज के अमंग फ्री ट्रेड पॉलिसी डिज़ाइन की। देन पॉलिटिकल रिस्क है बहुत सारे कंट्रीज में। जब भी आप किसी कंट्रीज में काम करते हो तो पॉलिटिकली आपको सोचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल चाइना के और हमारे पॉलिटिकल संबंध जो है अच्छे नहीं चल रहे, तो हम वहाँ पे एक्सपोर्टिंग के लिए ज़्यादा कुछ कंडीशंस नहीं लगाएंगे, लेकिन इंपोर्ट करेंगे जब आप
तब आपको बहुत सारे कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा, टैरिफ को पे करना पड़ेगा, बिकॉज आप किसी और कंट्री से सामान ला रहे हो और यहाँ पे बेच रहे हो, जिससे हमारा जो करेंसी है फॉरेन कंट्री में जाता है, एंड देन हमारा जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं बिगड़ता है। देन एनवायरमेंटल सेफगार्ड पे भी हमें ध्यान देना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप अपने कंट्री में लेकर आते हो तो उसका इफेक्ट जो है क्या होता है, ठीक है। एंड देन डंपिंग, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट डंप करते हैं। जैसे कि एप्पल आईफोन जब लॉन्च हुआ था, तो जब उनका 3-4 वर्जन रिलीज हुआ उसके बाद जाके फर्स्ट वर्जन जो है हमारे कंट्री में लॉन्च हुआ, मतलब वो डंप किया गया बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी इतने पड़े हैं कि उनको पता नहीं कहाँ सेल करना है, तो वो ऐसे कंट्रीज में सेल करते हैं जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का स्कोप ज़्यादा दिखता नहीं है उनको, और उनके पास मार्केट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो डंप करते हैं लोअर प्राइस में हमारे जैसे कंपनीज को। मोस्टली चाइनीज गुड्स जो है हमारे यहाँ पे डंप होता है, टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड जो भी हो, चाइना जापान का जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे एकदम लोअर प्राइस में हमें मिलता है। एंड देन कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो भी एक बैरियर हो जाता है, बिकॉज किसी और कंट्री का कल्चर हमारे कल्चर से बहुत अलग है, इसलिए जब भी कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो हम उन्हें थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखते हैं, अगर उस सिटी में उस शहर में वो कल्चर नया नहीं है। मुंबई जैसे शहर में तो हम कोई भी ड्रेस जो है पहनते हैं बिकॉज क्रॉस कल्चर चलता है और सारे कल्चर्स का रिस्पेक्ट हम करते हैं। बट विलेज में जब आप जाओगे जीन्स भी पहनोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टॉन्ट सुनने मिलते हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस अगर लोकल में इतने हैं तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा हो सकता है। लैंग्वेज डिफरेंस भी हो सकता है, और लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो नहीं हो पाते। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज क्रिटिकल इन ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। Indian and US citizens are often at a disadvantage because they are generally fluent in English, while European and German people are usually fluent in several languages, including English. सॉरी। इंडिया और यूएस सिटीजन जो है उनके पास एक बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हम सिर्फ इंग्लिश में फ्लुएंट है, लेकिन यूरोप और जर्मन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है, इंक्लूडिंग इंग्लिश। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे भी होता है जब ट्रिनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर पेटेंट, जब भी कोई इन्वेंशन होता है हम जब पेटेंट करते हैं, ट्रेडमार्क्स होता है, वो जो ब्रांड नेम इमेज होता है, कॉपीराइट्स होते हैं ऑथर्स म्यूजिशियन लिरिक्स फिल्म मेकर्स के, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स आ जाते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड जो है रोक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो मूवीज़ है वो पाकिस्तान कंट्रीज में नहीं दिखाया जाता है, मे बी फॉर रिलीजन और रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्पस भी हो सकता है, मे बी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्री, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इस वजह से हो सकता है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बहुत इश्यूज हो सकते हैं, और अभी जैसे कोविड का सिचुएशन है तो फार्मा इंडस्ट्री जो है वहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। So in case of pharma product, a large number of patent infringement is happening around the world, especially the life-saving drugs. This is vital issues on international business and finance. वहाँ पे जो कंट्री का प्रोडक्ट बनता है वो अपने कंट्री में इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो सेम कॉपी हम बना लेते हैं वहाँ के कंटेंट लेके, एंड यहाँ पे हम उन्हीं के नाम पे सेल करते हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है। एंड देन साइबर क्राइम्स भी होते हैं। Cyber crime committed with use of computer internet today all around the world. E-commerce, e-business, e-governance are flourishing. Flip side of the e-commerce is cyber crimes tantalizing the international finance. International finance को एक crime tantalizing करते हैं। तो साइबर क्राइम भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड रोक दिया जाता है। सो दिस इज द emerging impacts of इंटरनेशनल फाइनेंस। क्या क्या रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो में देखी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।